हेलो दोस्तों। तो चलिए हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री आज के टॉपिक में ये देखते हैं कि अगर कोई सवाल हमसे पूछ दिया जाता है तो उसका उत्तर हमें कैसे देना है। हमने अभी तक हम इतिहास के बारे में देख रहे थे, आधुनिक भारत देखा, मध्यकालीन भारत देखा, हमने प्राचीन भारत देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई सवाल पूछा जाता है, मेंस में अगर कोई सवाल पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस का मेंस हो या यूपीएससी का मेंस हो या कोई भी हो, सीजीएल बैंकिंग, किसी का भी अगर मेंस हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें उत्तर लिखने के क्या क्या तरीके हैं, उनको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो हमने इसके लिए आज एक सवाल चुना है जो काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। जैसा कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जो थे वो पसार लिए थे, और जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, और इसको हमने यहाँ पे दो तरीकों का डिस्कस किया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कैसे कारण थे। तो आइए हम पहला तरीका देखते हैं। तो जो पहला तरीका है वो ये है कि चीज़ें पता है, हम उनको पॉइंट वाइज लिख। तो जैसे हमको पता था कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक होते थे वो व्यक्तिगत शासक होते थे, जिसकी वजह से अगर कोई भी शासन अगर व्यक्तिगत हो जाता है तो वो निरंकुश हो जाता है, और इसलिए जो उसकी सफलता या असफलताओं के जितने भी कारण होते हैं वो सारे शासक के चरित्र पर निर्भर करते हैं। तो जैसा हमने देखा कि औरंगजेब के बाद के जितने भी मुगल शासक हुए वो प्रभावहीन हो गए, और जो उनके राज्य की जो प्रशासन थी उसकी उपेक्षा होने लगी। दूसरी चीज़ें हम देखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे कि उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका कोई निश्चित कानून नहीं था। वैसे अगर ये उत्तराधिकारी का नियम बना दिया जाता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा राजा का वो उत्तराधिकारी होगा, या फिर कोई दूसरा तरीका होता राजा के चुनने का, तो भी ये सारी समस्याएं नहीं होती, एक निरंकुशता नहीं आती, चरित्र पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसको हटाने या बदलने की कोई संभावनाएं नहीं, ऐसी संभावनाएं होती। तो जिसकी वजह से प्रजा या फिर जो शासन के वर्ग के जो लोग थे उसमें कुछ हो पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो राजा का तो उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन होगा, एग्जैक्ट रूल नहीं था। इसके बाद जैसा हमने देखा कि जो मुगल साम्राज्य के जो औरंगजेब के टाइम पे जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो चुका था, मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हो चुका था, मतलब अपनी चरम सीमा पे था। और यही रीजन था कि वो इतनी ज़्यादा विस्तारवादी हो गया था कि उसकी जो सेंटर में जो पकड़ थी वो कमज़ोर होती चली गई, जितने भी उसके नीचे वाले थे वो अपने आप को शक्तिशाली करने लगे। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था, इसके आगे हम ये लिख देंगे कि जैसे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उससे क्या हुआ कि जो राजपूत थे, सिख थे, जाट थे, मराठे थे, ये सारे नाराज रहते थे, क्योंकि जो औरंगजेब था वो कट्टर इस्लामिक था, और वो सारे रीति रिवाज नीतियाँ सब कुरान के हिसाब से इस्लामिक को ही ज़्यादा तरहीज देता था, और बाकी जो धर्म थे उनको नज़रअंदाज कर देता था। जिससे क्या हुआ कि जो धार्मिक ग्रुप थे, जो धार्मिक समुदाय थे बाकी, उनमें काफ़ी असंतोष बना रहता था। औरंगजेब, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो दक्कन की नीति थी, औरंगजेब जब दक्षिण की ओर गया तो करीब काफ़ी लंबे साल तक युद्ध चला, करीब 17 साल से लेकर 23 साल तक युद्ध चलता रहा। जिसकी वजह से क्या हुई कि यहाँ के जो जो मुगल साम्राज्य थे उसकी सेना काफ़ी उधर चली गई। इतना लंबा अगर कोई युद्ध चलता है तो सेना क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, मन से कमज़ोर हो जाती है, लगातार किसी भी सेना को युद्ध नहीं कराया जा सकता। उनमें काफ़ी नैतिक ह्रास भी देखने को मिला, सेना का मनोबल टूटता चला गया। इसके साथ साथ सेना पे क्या हुआ कि राजस्व का खर्चा बढ़ता गया। अगर कोई युद्ध कंटिन्यू चलता रहे तो जो राजस्व के खर्चे थे वो बढ़ते गए दिन प्रतिदिन। वैसे सेना, इतनी बड़ी सेना कि जिस रास्ते से जाती थी उस रास्तों की फसलें बर्बाद हो जाया करती थी, तो जिससे क्या होते थे, किसान भी बेचारे दुखी होकर कई किसानों ने तो खेती करना छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो नादिर शाह था उसने आक्रमण कर दिया, अहमद शाह अब्दाली था, इन लोगों ने भी मुगल साम्राज्य को जो ध्वस्त करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई। इसके बाद हम देखते थे कि जो सेना की स्थिति थी वो काफ़ी बिगड़ गई थी। इसके साथ साथ उद्योग का ह्रास होने लगा, कृषि का हमने देखा पतन हो गया, जो आर्थिक कोष था वो दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। इसके साथ साथ अंत में क्या होता है कि यूरोपीय शक्तियों के आगमन हो जाते हैं, और जिससे जो भारत की तात्कालिक स्थिति थी वो बदल जाती है। और जैसा कि हमने देखा कि प्लासी का जब युद्ध होता है तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से प्लासी के युद्ध को, जो हम 1757 का प्लासी का युद्ध है, उस काफ़ी मेजर रोल हो जाता है उसका मुगल साम्राज्य के पतन में। ऐसा लगता है कि उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 से, उसके बाद मुगल साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो गया और ब्रिटिश हुकूमत पूर्णतः आ गई।
तो हमने ये पहला तरीका देखा। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि हम बस उत्तर लिखना क्या है और उत्तर में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, बस उतनी ही बातें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम इस टॉपिक को विस्तार से अभी बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो चलिए अब हम इसका तरीका 2 देखते हैं कि अगर हमें इस मुगल साम्राज्य के उत्तर के दूसरे तरीके लिखने हो तो हमें कैसे लिखना है। तो दोस्तों बता दूं कि भाई इसको हम एक पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे पहला देंगे मुगल साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण थे। हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट जो होगा वो होगा राजनीतिक कारण, उसके अंदर फिर हमारे 4-5 पॉइंट होंगे। दूसरा कारण होगा सैन्य कारण, तीसरा होगा फिर आर्थिक कारण, जागीरदार संकट, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, औरंगजेब की दक्षिण की जो नीति थी वो, बाह्य आक्रमण और यूरोपीय आगमन, और लास्ट में लिखेंगे कि नई शक्तियों का उत्थान। तो ये जो सारे जो टॉपिक हैं अब इनको हम टॉपिक वाइज हमने बना दिया है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हम अपने जो उत्तर लिखेंगे राजनीतिक कारण पहले लिखेंगे, मेन पॉइंट होगा, मेन हेडिंग देंगे उत्तर में पहला राजनीतिक कारण, और उसके अंदर फिर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक एक टॉपिक को देखते हैं। आपको बता दें कि जो यहाँ पे वाह आक्रमण लिखा है एक्चुअली वाह आक्रमण है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो चलिए अब देखते हैं कि राजनीतिक कारण के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपको इसकी एक झलक हमने पहले बता दिया है। दूसरे देखते हैं, जैसे बताएंगे कि राजनीतिक कारण में होगा एक उत्तराधिकारी। जो राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, कोई मेन अहम कुछ नहीं था इसमें। जो होते थे हमने देखा कि वो अपने जो नया राजा होता था उसको मार देते थे, जान से जो मार देते थे, जो बलवान शक्तिशाली होता था दोबारा राजा बन जाता था। दूसरा इसमें राजनीतिक कारण लिखेंगे कि साम्राज्य का बृहद आकार। तो जो साम्राज्य का बहुत बड़ा आकार हो गया था, इसकी वजह से जो राजनीतिक पकड़ थी, या समझे जो केंद्रीय सत्ता थी, जो केंद्रीय शासन था, यहाँ से सबको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता जाता था, मुश्किल हो गया था। जो सामंतवादी थे वो धीरे धीरे अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में लेके आ गए थे। दूसरी चीज लिखेंगे कि जो मुगल का अभिजात वर्ग था, जैसा कि पहले मुगल शासक जो एक साहसिक, चरित्रवान, और उनको माना जाता था कि बहुत साहसिक होते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे देखा कि जो मुगल साम्राज्य के जो लास्ट के जो शासक आए उनको मतलब धन लोभी होने लगे, वो लालच करने लगे, मतलब उनका भोग विलास में ज़्यादा व्याप्त होने लगे। तो ये सारे कारण भी थे, और उन्होंने अपने आप को खुद से कमजोर कर लिया। दूसरी इसमें राजनीतिक कारण में और देखेंगे कि जो दरबार में गुटबंदी हुआ करती थी, तो जो उसमें मुगल दरबार होते थे, जो उसके मतलब उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, जो सत्ता में काबिल होते थे, किसी पद पे होते थे, तो उन लोगों में एक गुटबंदी होती थी कि मैं राजा को जाके ये सूचना बताऊं या मैं बताऊं ताकि राजा मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे कोई उपहार प्रदान करे, या फिर मैं जैसे चुगली करना किसी टाइप से, या फिर कुछ बताना। तो मतलब जो दरबार में ही गुटबंदी थी, और अच्छे मतलब उच्च क्वालिटी के जो होते हैं, जो लीडर होते थे, मतलब उस टाइम पे जो उनके सेनापति होने चाहिए थे या जो सलाहकार होने चाहिए थे, उनमें भी एक नैतिकता का ह्रास देखने को मिला। इसके साथ साथ मराठों का उत्थान, तो एक मराठों का जो उत्थान था ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके पतन में। आइए सैन्य कारण देखते हैं। जैसा दूसरा टॉपिक है कि सैन्य कारण में क्या होता है कि जो सैनिक क्षमता थी उनकी क्षमता में ह्रास होता है और मनोबल में कमी आती है। इसके साथ साथ उनका नैतिक पतन होता है, जैसे कि हमने पिछले में डिस्कस किया था कि अगर कोई भी युद्ध कंटिन्यू अगर चलता रहे तो आदमी का मनोबल टूट जाता है। इसके साथ साथ सैनिक थे या सैन्य अधिकारी थे, अगर वो कोई गलती करते थे कहीं पे भी समाज में, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के कोई उचित प्रबंध नहीं थे। तो इससे क्या हुआ कि नैतिकता का पतन हुआ, जो सैनिक थे उनमें नैतिकता का पतन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हमने एक टॉपिक इसमें ऐड कर दिया है कि जागीरदारी संकट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पहले जागीर से जो भूमि होती थी, भूमि से मतलब जागीर जिसको दी जाती थी, तो उससे एक राजस्व इकट्ठा करने का एक तरीका बनाया जाता था। तो अभी क्या हुआ कि जब औरंगजेब के टाइम के लास्ट में इसने मतलब जागीर भूमि को खालसा भूमि में बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर दिया गया, और साथ साथ जो सामंत थे उनकी भी संख्या में, जो मतलब सामंत नहीं, यहाँ पे जो मनसब थे उनकी भी संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती गई। तो इससे ये हुआ कि जो मनसबदारों की जो सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, क्योंकि सीमित जो क्षेत्र थे उसमें जागीर भूमि थी उसको खालसा भूमि में कर दिया, लेकिन मनसबदारों की संख्या को कम नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि जो मनसबदार थे उनकी भी सैन्य शक्ति कमज़ोर होती गई। आर्थिक कारण देखते हैं। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा साम्राज्यवाद की जो नीति अपनाई थी, उसने बहुत ज़्यादा युद्ध किए। युद्ध के कारण क्या हो गया कि जो कोष था वो रिक्त होता चला गया, और मतलब युद्ध में जो सेना पे खर्चा आने लगा उसका खर्चा मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि अब जो खजाना था वो धीरे धीरे खाली होता चला गया।
युद्ध में सेना के आवागमन से फसलें नष्ट हो गई, किसानों ने खेती करना छोड़ दिया। तो अब देखते हैं सामाजिक कारण। तो जैसा कि पता था कि जो औरंगजेब के टाइम पे गैर मुस्लिमों पर कर लगा दिया गया था, और इसके साथ साथ मतलब अत्याचार इतने ज़्यादा हो गए थे उस टाइम पे कि जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, उसमें असंतोष बढ़ गया था। तो ये भी एक कारण था उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के पतन का। धार्मिक कारण देखते हैं, तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि औरंगजेब था वो कट्टर था और इस्लामी कानून को वरीयता देता था। ये क्या थे कि जो मंदिरों के प्रति उसकी जो नीति थी वो बहुत बेकार थी। इसके साथ साथ उसने जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया। ये बहुत बड़ा रीजन हुआ कि जिसके साथ साथ जो धार्मिक कारण था, जो बाकी थे गैर मुसलमान जो थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा असंतोष हो गया और एक विद्रोह की भावना मन ही मन उनके प्रफुटित होने लगी। अगला टॉपिक देखते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण की नीति। तो जैसा हमने देखा कि औरंगजेब अपनी दक्षिण की नीति को विस्तार करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा युद्ध किया, और ये युद्ध उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ, जिससे उसकी क्या हुई, केंद्रीय पकड़ कमज़ोर हो गई और काफ़ी धन उधर खर्च हुए, काफ़ी सैनिकों की भी ज़रूरत पड़ी, जिससे सैन्य शक्ति भी उसकी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती गई। इसके साथ बाह्य आक्रमण और यूपीए आक्रमण, जैसा कि हमने देखा कि 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद 1757 ने अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध को जीत लिया। तो ये सारे भी जो रीजन थे वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे, और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद अपनी स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके साथ हम देखेंगे कि जो भारत में भी कुछ नई शक्तियाँ थी उनका उत्थान हुआ, जैसे कि सिखों का उत्थान हुआ, राजपूताना का उत्थान हुआ, जाटों का उत्थान हुआ, मराठाओं ने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि उस टाइम पे बंगाल, अवध, हैदराबाद के जो नवाब थे उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये सारी जो स्थितियां थी, इन सबके वजह सारी जो ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि जो हमारे उत्तर लिखने का तरीका था वो कैसा था। थैंक यू।